हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल पे आपका दोबारा फिर से स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड एक इको सेंसिटिव जोन में आता है क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं जहाँ हमेशा बर्फ़ पड़ती है, जिसके कारण यहाँ ग्लेशियर रहते हैं। यहाँ सैकड़ों ग्लेशियर हैं, हमारे उत्तराखंड में सैकड़ों ग्लेशियर हैं। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में संकरी घाटियाँ होती हैं, जिसके कारण यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है बहुत सेंसिटिव है। यहाँ टाइम टाइम पे अनेकों बार आपदाएं आती रहती हैं। हम अभी कुछ टाइम पहले ही केदारनाथ जैसी भीषण त्रासदी से गुजरे ही थे, भूले नहीं थे 2013 की आपदा को। तो कुछ दिन पहले हमें फिर से एक चमोली जनपद में हमारे एक ग्लेशियर फटने से फिर हमें बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो आज थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे और जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी तो इस घटनाक्रम में आने वाले कुछ टर्म्स को हम जानेंगे कि ये स्पेशली क्या होता है। हमारे लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, चमोली ज़िले में जो अभी रिसेंटली जो ग्लेशियर फटा है, जो प्रलय के दृश्य हमने देखे हैं, वो बहुत दुख देने वाले और आश्चर्यचकित करने वाले दृश्य हैं। दुख होना तो हमारा स्वाभाविक था क्योंकि हमने अनेकों को खोया है, हमें बहुत जान माल का नुकसान हुआ, जिस कारण हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन इस घटना में आश्चर्य भी हुआ है। हमें आश्चर्य का एक अपना कारण था जिसको हम अभी जानते हैं। दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लेशियर पे कि ग्लेशियर क्या चीज़ होता है। दोस्तों, ग्लेशियर जब पहाड़ों पे हमेशा बर्फ़ पड़ती है तो लेयर बाय लेयर यानी कि बर्फ़ की परतें बन जाती हैं, जिससे पिघलकर हमारी नदियाँ भी बनती हैं। तो जब ये बहुत अधिक बन जाता है तो ये एक ग्लेशियर का रूप ले लेते हैं। ग्लेशियर एक पहाड़ नहीं होता है क्योंकि यह हिलता रहता है। जो ग्लेशियर होते हैं वो आपस में हिलते रहते हैं और जब इनका पानी मेल्ट हो जाता है, इससे बर्फ मेल्ट होती है, तो पानी अपने साथ मिट्टी और कुछ कंकड़ पत्थर नीचे लेके आती है। तो ये हमारा ग्लेशियर होता है। जो अभी चमोली में जो घटना हुई है वो रौंथी ग्लेशियर के ग्लेशियर झील फटने के कारण हुई है। तो अभी हम जानते हैं ये ग्लेशियर झील क्या होती है। जब ग्लेशियर से पानी बह के आता है तो जो हमारी यहाँ संकरी घाटियाँ होती है दो चट्टानों के बीच में, तो वो अपने साथ पत्थर या फिर कुछ अपने साथ मलबा बहा के ले आते हैं, जो कि एक साथ जमा हो जाता है और उसके ऊपर पानी इकट्ठा होने लग जाता है। और यह एक बहुत बड़े झील या फिर हम इसको प्राकृतिक डैम भी कह सकते हैं, इसका रूप ले लेता है। और जब इसका पानी बहुत अधिक हो जाता है, इसका आयतन बहुत अधिक हो जाता है, तो ये अपने पानी को नीचे बहने के लिए ये जगह तलाशता है। और जैसे जब ये कभी अचानक नीचे अपना रूप ले लेता है या फिर जो ये पत्थर रहते हैं ये खिसक जाते हैं, तो यह एक आपदा का रूप ले लेता है। दोस्तों, अभी हमारे जो चमोली के केस में भी यही हुआ है। जो रौंथी ग्लेशियर है वहाँ से बर्फ़ पिघली और एक ग्लेशियर झील का निर्माण हुआ। और अभी रिसेंटली एक एक्सपर्ट की एक टीम वहाँ गई, उन्होंने बताया कि जो रौंथी ग्लेशियर का एक दूसरा टुकड़ा जो ये झील बनी हुई थी, रौंथी ग्लेशियर के पिघलने से जो झील बनी, एक बहुत बड़ा टुकड़ा उसमें आ गिरा और जिसके कारण पानी बहुत फोर्स से और एकदम अचानक से बह गया, जिसके कारण यह सारी आपदा आई है। दोस्तों, आप सभी को 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आप अभी भूले नहीं होंगे क्योंकि 2013 में भी एक इसी प्रकार की घटना केदारनाथ घाटी में भी हुई थी, जिसमें भी अनेक लोग मारे गए और हमें बहुत अधिक नुकसान हुआ था। जो ये केदारनाथ में आपदा आई थी उसमें चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर फटा था, लेकिन जो अभी चमोली में हुई है उस घटना में रौंथी ग्लेशियर फटा है। दोस्तों, इन दोनों घटनाओं के बीच में कुछ विसमानताएं हैं, यानी कि कुछ जिसको देख के हमें आश्चर्य हुआ। जब जो केदारनाथ की घटना थी वो मई जून के महीने में घटित हुई थी, जिस टाइम गर्मी बहुत अधिक होती है और ग्लेशियर उत्तराखंड में टूटते रहते हैं, काफ़ी ग्लेशियर टूटते रहते हैं। भले इतने नुकसान नहीं होता लेकिन ग्लेशियर टूटते रहते हैं। लेकिन जो ये चमोली की घटना है ये आश्चर्यचकित इसलिए करती है क्योंकि फरवरी के महीने में, आज इस महीने में बर्फ़ पड़ती है, तो किसी चट्टान का टूटना थोड़ा आश्चर्य करता है। लेकिन एक्सपर्टों का मानना है कि जब बर्फ़ अधिक हो जाती है तो मे भी हो सकता है उसने अपना आयतन संभाल नहीं पाया होगा और वो गिर गया होगा, इस वजह से ये घटना हुई है।
दोस्तों जो ये चमोली में जो ये घटना हुई है उसके लिए अभी ग्लोबल वार्मिंग भी एक मुख्य समस्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली बहुत अधिक ग्लेशियर टूटने लगे हैं। तो जो ये सारा हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग की चलते हो रहा है, क्योंकि हमारी बहुत अधिक बर्फ मेल्ट हो रही है और चट्टान टूटते जा रहे हैं। दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि ऐसी घटनाएं हमें कुछ ही सालों में देखने को मिली है। ये घटनाएं काफ़ी टाइम पहले से देखने को मिल रही है हमें। जैसा कि सन 1880 में ब्रह्मदेव कस्बा जो ये ग्लेशियर टूटने की वजह से सारा तबाह हो गया था, और जो ये ब्रह्मदेव कस्बा है ये अभी टनकपुर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो दूसरा इंसिडेंट है वो 1893 में हुआ था। ये भी ग्लेशियर या फिर उत्तराखंड में जो आपदाएं आए हैं उसी की वजह से हुआ था। इसमें चमोली, श्रीनगर और हरिद्वार तक प्रभावित हुआ था। ये इतनी बड़ी घटना थी। दोस्तों तीसरी घटना अभी केदारनाथ की घटना है जो कुछ साल पहले घटित हुई थी। इससे तो आप सभी परिचित होंगे। तो दोस्तों ये सारी घटनाएं हमारे उत्तराखंड में जो बड़ी लेवल की थी, जिनसे बहुत अधिक नुकसान हुआ है, ये सारी वो घटनाएं थी। दोस्तों ये सारी घटनाएं पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं होती हैं, यानी कि जो ग्लेशियर टूटने के जो अचानक से बहुत अधिक ग्लेशियर टूटने लगे हैं, इनके पीछे पूरा प्राकृतिक कारण नहीं है। इसमें हम मानवों की जो अत्यधिक छेड़छाड़ है प्रकृति के साथ वो भी है, यानी कि जो हमारे कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसके कारण हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अभी चमोली में जहाँ ग्लेशियर टूटा है वहाँ एक डैम बना था जिसकी लागत 80,000 करोड़ रुपए थी, जो पूरा तहस नहस हो गया है। उसके कारण बीच से सुरंगें बन रही थी, पहाड़ों के बीच में सुरंगें बनाई जाती हैं जहां ब्लास्टिंग का काम होता है। वहां जो रैणी गांव था वो लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि वहां का जो एरिया था वो सेंसिटिव था। वहां कोई बकरी चराने नहीं जा सकता था, वहां कोई घास काटने नहीं जा सकता था, उस इलाके में कोई नहीं जा सकता था। लेकिन फिर भी वहां 80,000 करोड़ रुपए का एक जो प्रोजेक्ट था उसके चलते वहां 13 मेगावाट की बिजली बन रही थी। दोस्तों दूसरा कारण है जो हमारी प्रकृति के साथ बहुत अधिक छेड़छाड़ है। हम बहुत अधिक ब्लास्टिंग कर रहे हैं। हमारी जो रोड बनती है वो पर्यावरण विभाग जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे बिना क्लियरेंस के जो हम बनती हैं, उससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। दोस्तों हमें अगर आगे की जो घटनाएं रोकनी है, अगर हम उनको रोक नहीं पाते हैं तो उससे हम होने वाला जो नुकसान है उसको कम करना चाहते हैं, तो हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना पड़ेगा। यानी कि जो राहत सामग्री होती है उसको पहुंचाने के लिए हमारे पास थोड़ा साधन अच्छे होने चाहिए। हमारे राहत एवं बचाव जो कार्यक्रम होता है, हमारे अभी भी तीनों आर्मी, NDRF और SDRF काफ़ी सारे मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य में इसके लिए और अधिक तत्पर रहना पड़ेगा ताकि हम नुकसान को और अधिक कम कर सकें। दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे रखेंगे, इतना ही रखेंगे। हमें भी अपने पर्यावरण को बहुत कम नुकसान देना चाहिए। इस वीडियो को फिर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी या फिर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ऐसे इंफॉर्मेटिव या फिर डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। मैं आगे ऐसी वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियोस आप देखते रहिए चैनल से।